देखो बच्चों, क्या है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे पता है घर वाले पैसे कलेक्ट कैसे करते हैं। मेरी कंडीशन तो अब सही हुई है। मैं भी आपकी तरह कभी बैक बेंच में बैठा था, सबसे पीछे बैठता था मैं। मतलब एक गुरु था हमारे, उन्होंने बोला कि आप अगर क्लास में एंटर होते हो तो आपका मकसद क्या होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे देखना, जो लिखाया है, जो पढ़ाया है, या फिर जो बता रहे हैं उसको अंदर उतारना, ग्रहण करना, एब्जॉर्व करना। तो मेरा कहने का मतलब यही है। मेरा लेवल क्या बताऊं मैं, मतलब 10th में मेरी ऐसी हालत थी कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं ग्रेड से पास हो जाऊंगा इंग्लिश में। लेकिन आज मेरे एमए चल रही है, एमए फाइनल है आपके बाद, एमए फाइनल है, वो भी किस सब्जेक्ट से, इंग्लिश से। क्यों भाई? क्योंकि अगर 10th क्लास की सोच लेके, थिंकिंग लेके मैं अगर आगे पढ़ता, या फिर यार मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, मैं कौन से जॉब करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। और जबकि अधिकतर बच्चों की वीकनेस होती है इंग्लिश, इंग्लिश और मैथ। मैं इन दोनों सब्जेक्ट में वीक था। आप बोलते हो तो 10th की मार्कशीट बता देता हूँ मैं। मैथ के अंदर मेरे 51 नंबर है और इंग्लिश में 46। तो भी मैंने क्या, हार नहीं मानी। अगर मैं उस टाइम 11th में डर जाता ना इससे, इन दोनों सब्जेक्ट से, तो आज मैं आपके सामने इंग्लिश नहीं पढ़ाता। शॉर्ट एंड स्वीट, मेरा कहने का मतलब है आप जिस उद्देश्य से आते हो वो उद्देश्य अपना पूरा करो। आपके घर वाले पैसे लगाते हैं, पढ़ो। जब मतलब घर वालों की उम्र में आप हो जाओगे ना, बच्चे हो जाएंगे ना, एक दो शादी हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि घर वालों ने हमारी परवरिश कैसे की। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है, ज़्यादा मैं ज्ञान दूंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद इस स्थिति से गुजर चुका हूँ। वो क्या ही बताएं आपको, कभी स्पेशल क्लास लेके बताएंगे हम। मैं जीरो लेवल इंग्लिश से इस लेवल तक आपको मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो कितनी परिश्रम की होगी मैंने। अभी तो आपकी उम्र है, 12th करके आए हो आप, 10th है। आरपीएफ की वैकेंसी के लिए अभी आपने फॉर्म किया है, आरपीएफ 10th पास है। जब मैं था 2016 के अंदर मैंने 10th। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे। और हम आपके बीच लेके आए इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, सेकंड क्लास, जो हम लेके आए हैं आपके बीच ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए। आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहेगी ये। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो में बने रहें एंड तक। ये आपकी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रही है अभी। ऑनलाइन वाले भी बैठे हैं, आप देख रहे हो, और ऑफलाइन वाले भी देख रहे हो। इसलिए मन लगा के पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। इंग्लिश में कहाँ तक हो गई थी हमारी लास्ट क्लास? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या पढ़ लिया हमने? हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, मेन वर्ब पढ़ ली। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कहाँ कहाँ यूज होता है वो पढ़ लिया हमने। और उसके बाद स्ट्रक्चर, सेंटेंस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर कितने पढ़े? 4। एफ्रीमेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये 4 हमने पढ़े थे। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सेंटेंस पढ़ लिए, एफ्रीमेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चारों पढ़ लिए हमने। और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डू डज। डू होता है प्लूरल के लिए और डज होता है सिंगुलर के लिए। डू और डज का प्रयोग कब करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब में हमने क्या सीखा था? मेन वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव ले लो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले लो, या फिर नेगेटिव ले लो। इन तीनों सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं ओनली, समझ गए? और एफर्मेटिव सेंटेंस, ओनली एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं।
तो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देख ली, सेंटेंस के टाइप पढ़ लिए, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। 4 प्रकार के होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये इसका यूज करते हैं, और डू डज, डू प्लूरल के लिए डज, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। बात नहीं। अब हम चलते हैं आगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है हमारे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में हमने वो पढ़ लिया, और जो पढ़ा वो रिवाइज भी करवा दिया। अगर पिछली क्लास, अगर कोई नया आया है इस वीडियो में, तो पिछली क्लास एक बार जरूर देख ले। उससे क्या है, बेसिक से बेसिक चीज, कॉन्सेप्ट बताई गई है, वो देख। अब हमने एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब कर ली। अब इसकी देखते हैं एडवर्ब, प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है हिंदी पहचान और इंग्लिश पहचान। इंग्लिश पहचान, प्रेजेंट सिंपल की इंग्लिश पहचान। हाँ, आप बताओ, आप भी बताओ तब तक कमेंट में। याद नहीं है, डेली, ऑलवेज, तो भी काफी याद है तो भी। चलो मैं लिखवा देता हूँ एडवर्ब। पहली है डेली, जो अभी भैया ने कमेंट में किया है। फिर ऑलवेज, उसके बाद ऑफ्टन, उसके बाद रेयरली, डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, रेयरली। उसके बाद में हार्डली, उसके बाद में स्क्रेचली, सेल्डम, डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, रेयरली, हार्डली, स्क्रेचली, सेल्डम। उसके बाद में एवरी डे, ईयर और मंथ। एवरी के साथ में डे आ जाए, एवरी के साथ में ईयर आ जाए, और एवरी के साथ में मंथ आ जाए। उसके बाद में डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, रेयरली, हार्डली, स्क्रेचली, सेल्डम, एवरी डे, ईयर, मंथ। और कौन कौन सी आती है बताओ? हाँ मैडम, आप बताओ, नहीं याद है? हाँ, आप भी कमेंट करो। उसके बाद में है जनरली, ओकेजनली, सम टाइम, ओकेजनली, सम टाइम, जनरली, यूजुअली। डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, रेयरली, हार्डली, स्क्रेचली, सेल्डम, एवरी डे, ईयर, मंथ, जनरली, ओकेजनली, सम टाइम, यूजुअली। ये हुई इसकी इंग्लिश पहचान। लिखना चाहो तो लिख लो, और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो।
ये तो हुई इंग्लिश पहचान जिसको बोलते हैं एडवर्ब। ये सब देखते ही क्या करना है, टेंस देखना है। ये वर्ड जहां कहीं भी दिख जाते हैं जिस सेंटेंस में, तो क्या करना है, कौन सा टेंस पकड़ना है, प्रेजेंट सिंपल। कि भाई ऑफ्टन देख लिया, फिर माइंड में क्या आनी चाहिए, प्रेजेंट सिंपल। अब एक दो एग्जांपल लिखते हैं और फिर उसको अच्छे से समझते हैं। एक बच्चे ने देखो कमेंट किए, इसने लिखा है सर आप रेगुलरली फ्रिक्वेंटली वो भूल गए, ट्वाइस ए डे। यार रियल में मुझे लग रहा है कि बच्चे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली once a day, year और मंथ। और इसके जस्ट नीचे लिख लो TWICE, ट्वाइस ए डे, ईयर, मंथ। वंस ए के साथ में डे, ईयर, मंथ, और ट्वाइस ए के साथ में डे, ईयर, मंथ। एवरी डे के साथ, एवरी के साथ डे, ईयर, मंथ। अगर जहां कहीं भी आपको कहीं कौन से भी सेंटेंस में ये पहचान शब्द मिल जाए या ये मिल जाए, जो डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, रेयरली, हार्डली। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है सर ओकेजनली के बाद, अच्छा ये जनरली लिखा हुआ है GENERALLY, ये देखा जनरली। और कौन सी समझ में नहीं आई? अच्छा, सम टाइम के बाद में, सम टाइम के बाद में लिखा यूजुअली, USUALLY, यूजुअली। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो बता दो आप। ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले तो कमेंट कर रहे हैं, ऑफलाइन वालों को क्या हो गया? आप इंग्लिश से जितना दूर भागोगे या जितना डरोगे आप, उतना आपको इंग्लिश डराएगी। अगर आप किसी चीज का सामना करना सीख गए ना, तो आपको सताना छोड़ देगी। इसलिए डरो मत और पढ़ो। अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल। मिटा दो ऊपर से, ये मिटा दूं, ऊपर वाली दो लाइन मिटा दूं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, और आपको ही उत्तर देना है इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। फिर एक नोट लिखाते हैं आप, लिख लिया? लिखो। या MONTH, मंथ, मंथ दे रखा है। हाँ मैडम, कौन सा? ये YEAR, ईयर। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें आपको एरर बताना है। एग्जांपल, वी गो टू स्कूल एवरी डे। वी गो टू स्कूल एवरी डे। ये एरर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, या तो इस टाइप के आते हैं, या फिर सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की ब्लैंक दे देंगे, फिर आपको ये पूछ लेंगे। तो ये है 1 नंबर, ये 2, ये 3, और 4 नंबर ऑप्शन में नन ऑफ दीज, नन।
वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम स्कूल है जो प्रतिदिन जाते हैं। बताओ कौन सा एरर है इसमें, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन वाले कमेंट करो, ऑफलाइन वाले बताओ कहाँ एरर है। हाँ ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वालों का तो उत्तर आ रहा है। ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों क्या हो गया। हाँ एक बंदे का ये है, ये कौन है, नितेश, वेरी गुड। चलो करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या बताई थी मैंने, सबसे पहले क्या बताया था, सेंटेंस को पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद में क्या देखनी है, पूरा देखते ही माइंड मारना चाहिए एडवर्ब। जो हमारे जितने भी टेंस हैं, 12 टेंस है हमारे, 12 टेंसों की एडवर्ब हम लिख, अभी तो हुआ नहीं है लेकिन अभी तक तो एक ही हुआ है, इसलिए आपको पता है कि ये एवरीडे, ये तो प्रेजेंट सिंपल की है। तो इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब में गलती है या फिर हेल्पिंग वर्ब में, बताओ। मेन वर्ब, वेरी गुड। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हमें क्या पता चला, यह है एडवर्ब, यह है एडवर्ब। अब एडवर्ब किसकी है, प्रेजेंट सिंपल की। फिर प्रेजेंट सिंपल आते ही माइंड में क्या लाना है, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल की मेन वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू और डच, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये आपको अच्छे से बताया हुआ है, डू कहाँ पे लगता है, डच कहाँ पे लगता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस कब लगता है कब नहीं लगता है, ये तो बताया हुआ है ना आपको। हाँ तो ये सबसे पहले हमने देख ली एडवर्ब। एडवर्ब से पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल आते ही तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब माइंड में लेते ही क्या देखना है, फिर सब्जेक्ट को पकड़ना है। सब्जेक्ट देख लिया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर हमने किए थे फर्स्ट वाली क्लास में। ऑनलाइन वाले आप भी देखना अगर कोई नया हो तो, और ऑफलाइन वालों को तो पता ही है। फिर उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर लिखाया था। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा है, वी, और सेंटेंस कैसा है, एफ्रीमेटिव। एफ्रीमेटिव बोले तो सकारात्मक, जिसमें कोई नोट वगैरह या प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं है, वो ये है सकारात्मक ओनली, जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे। नेगेटिव में क्या करते हैं, नोट लग जाता है। और इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो पहले आती ही है, फिर सब्जेक्ट उसके बाद में क्या यूज होता है, नोट यूज होता है। तो चलो देखते हैं, वी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हमको पता है इतना, तो पहले वाली क्लास में पढ़ा है हमने, एफ्रीमेटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, इतना पढ़ा हमने। तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, इसको तो भूल जाओ। फिर क्या आएगी, मेन वर्ब, वेरी गुड, ये है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें देखो गो, ये रही मेन वर्ब, और ये हुआ सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। अब देखो इसमें एफ्रीमेटिव सेंटेंस में हमने क्या बताया था, मेन वर्ब के साथ में क्या लगता है, एस या ईएस। और यहाँ पे क्या गलत है, इसके साथ में एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, ये ओनली गो दे रखा है। गो है जो सब्जेक्ट प्लूरल का है, सब्जेक्ट प्लूरल का है, और मेन वर्ब प्लूरल की है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो ये देखो, वी गो टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे क्या गलती है, ईएस की, तो इसलिए ये पोर्शन क्या है गया गलत। यहाँ पे क्या आएगा, गोस। समझ में आया कुछ, हाँ कमेंट वाले भैया।
ऑनलाइन वाले भैया, ऐसा लग रहा है सर से ऊपर गए हैं। एक बार वापस समझाएं, एक बार वापस समझाएं, यस या नो? हाँ ऑफलाइन वाले आपको तो आ गए। चलो एक ऑनलाइन वालों की डिमांड है कि सर एक एग्जांपल और लेके फिर करवाओ। चलो करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ आधे तो बोल रहे हैं कि सर करवाओ, आधे बोल रहे हैं नेक्स्ट। चलो करवा ही देते हैं। दी स्टूडेंट्स आर sorry the students are going for walk every morning। अब इसमें आपको एरर बताना है। ये एक नंबर पोर्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर। अब बताओ आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर, ये रहा थर्ड। ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को अच्छा नहीं दिख रहा है, ये लो। अब यस 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 हाँ, तो बताओ अब। द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे गो सही है वो, समझे? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल का है तो वर्ब भी प्लूरल की आएगी। ऑफलाइन वाले कहाँ चले गए आप? यहीं पे पकड़ होती है बच्चे कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या किया, पहले वाला रिवाइज किया या नहीं किया। यहाँ मैंने जानबूझ के गलती की है, आपको पता है यहाँ पे गोज लिखा है मैंने। अरे तो आपको कल बताया था, यदि सब्जेक्ट सॉरी इधर देखो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। अंडरस्टैंड? और सब्जेक्ट सिंगुलर का हो तो वर्ब भी सिंगुलर की आएगी, जिसके साथ एस या ई एस लगता है। अब आपको मैंने यहाँ जानबूझ और इतना बताया कि यह देखो हिंट भी दिया है पहले, यह सब्जेक्ट प्लूरल का है फिर भी हम एस या ई एस लगाते हैं, नहीं लगाते जबकि ये सेंटेंस सही है, जबकि ये सेंटेंस सही है, फिर भी हमने ये यहाँ पे गलत किया। लेकिन ये गलत नहीं है, पूरा का पूरा सही है। आपका माइंड टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे वी गो लिखा था और आपने बोल दिया पहले वाले में गलती है। इसका मतलब आप तो क्या करते हो, देख लिया हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं लगी है तो ऐसे यस लगा देते हैं। ये नहीं करना है आपको, सेंटेंस को समझना है। सब्जेक्ट प्लूरल का है तो वर्ब भी प्लूरल की आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर की। ऑनलाइन बच्चे में एक वो क्या नाम है उसका, एक मिनट टेक्निकल टीम रिवाइज करना वो वापस। हाँ इसका नाम है रहमान, वेरी गुड। इसका नाम है रहमान, वेरी गुड। ऑनलाइन करीब 150 155 के समथिंग ऑनलाइन है,
लाइव क्लास देख रहे हैं। उनमें से एक बच्चे ने, रहमान, इसने बोला है कि सर आपने वो गो सही है, गोज गलत आएगा। गोज कैसे आएगा? इस एक बच्चे ने। ऑफलाइन वाले तकरीबन 150 बच्चे बैठे, 150 से अबव है, उनको पता नहीं चला। क्यों? क्या हुआ? रिवाइज नहीं किया आपने। इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, यही बात। कल पढ़ाया वो भी आज भूल गए, इसका मतलब आप घर पे जाके पढ़ते ही नहीं हो। इसका तो यही है। आपसे अच्छे तो ऑनलाइन वाले हैं, कुछ ना कुछ तो पकड़ते हैं। आप तो फेस टू फेस है मेरे, फिर भी नहीं बता रहे। ऐसा नहीं, पढ़ो। देखो बच्चों, क्या है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे पता है घर वाले पैसे कलेक्ट कैसे करते हैं। मेरी कंडीशन तो अब सही हुई है। मैं भी आपकी तरह कभी बैक बेंचर बैठा था, सबसे पीछे बैठता था मैं। मतलब एक गुरु था हमारे, उन्होंने बोला कि आप अगर क्लास में एंटर होते हो तो आपका मकसद क्या होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड पे देखना, जो लिखाया है, जो पढ़ाया है, या फिर जो बता रहे हैं उसको अंदर उतारना, ग्रहण करना, एब्जॉर्व करना। तो मेरा कहने का मतलब यही है। मेरा लेवल क्या बताऊं मैं, मतलब 10th में मेरी ऐसी हालत थी कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं ग्रेड से पास हो जाऊंगा इंग्लिश में। लेकिन आज मेरे एमए चल रही है, एमए फाइनल है हफ्ते बाद, एमए फाइनल है, वो भी किस सब्जेक्ट से? इंग्लिश से। क्यों भाई? क्योंकि अगर 10th क्लास की सोच लेके, थिंकिंग लेके मैं अगर आगे बढ़ता, या फिर यार मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं कौन से जॉब करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। और जबकि अधिकतर बच्चों की वीकनेस होती है इंग्लिश, इंग्लिश और मैथ। मैं इन दोनों सब्जेक्ट में वीक था। आप बोलते हो तो 10th की मार्कशीट बता देता हूं मैं। मैथ के अंदर मेरे 51 नंबर है और इंग्लिश में 46। तो भी मैंने क्या, हार नहीं मानी। अगर मैं उस टाइम 11th में डर जाता ना इससे, इन दोनों सब्जेक्ट से, तो आज मैं आपके सामने इंग्लिश नहीं पढ़ाता। शॉर्ट एंड स्वीट, मेरा कहने का मतलब है आप जिस उद्देश्य से आते हो वो उद्देश्य अपना पूरा करो। आपके घर वाले पैसे लगाते हैं, पढ़ो। जब मतलब घर वालों की उम्र में आप हो जाओगे ना, बच्चे हो जाएंगे ना, एक दो शादी हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि घर वालों ने हमारी परवरिश कैसे की है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है, ज़्यादा मैं ज्ञान दूंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद इस स्थिति से गुजर चुका हूँ। वो क्या ही बताएं आपको, कभी स्पेशल क्लास लेके बताएंगे हम। मैं जीरो लेवल इंग्लिश से इस लेवल तक आपको मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो कितनी परिश्रम की होगी मैंने। अभी तो आपकी उम्र है, 12th करके आए हो आप, 10th है। आरपीएफ की वैकेंसी के लिए अभी आपने फॉर्म किया है, आरपीएफ, 10th पास है। जब मैं था 2016 के अंदर मैंने